बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी क्षितिज के अंतर्गत चैप्टर नंबर 12 लखनवी अंदाज और इसके लेखक हैं यशपाल। तो आइए शुरू करते हैं पाठ। और सबसे पहले हम आपको यहाँ पर बताएंगे पाठ का सारांश और अंत में पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी। तो चलिए हो जाएं तैयार, आप भी हमारे साथ पढ़ें पाठ का सारांश। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, लेखक को पास में ही कहीं जाना था। लेखक ने यह सोचकर सेकंड क्लास का टिकट लिया कि उसमें भीड़ कम होती है। वे आराम से खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देखते हुए किसी नए कहानी के बारे में सोच सकेंगे। पैसेंजर ट्रेन खुलने को थी। लेखक दौड़कर एक डिब्बे में चढ़े, परंतु अनुमान के विपरीत उन्हें डिब्बा खाली नहीं मिला। डिब्बे में पहले से ही लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सज्जन पालती मारे बैठे थे। उनके सामने 2 ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। लेखक का अचानक चढ़ जाना उस सज्जन को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने लेखक से मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। लेखक को लगा शायद नवाब ने सेकंड क्लास का टिकट इसलिए लिया है ताकि वे अकेले यात्रा कर सकें, परंतु अब उन्हें ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि कोई सफ़ेद पोश उन्हें मंझले दर्जे में सफ़र करता देखे। उन्होंने शायद खीरा भी अकेले सफ़र में वक्त काटने के लिए खरीदा होगा, परंतु अब किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं? नवाब साहब खिड़की से बाहर देख रहे थे, परंतु लगातार कनखियों से लेखक की ओर देख रहे थे। इसके बाद अचानक ही नवाब साहब ने लेखक को संबोधित करते हुए खीरे का लुत्फ़ उठाने को कहा, परंतु लेखक ने शुक्रिया कहते हुए मना कर दिया। नवाब ने बहुत ढंग से खीरे को धोकर छीले, काटे और उसमें जीरा, नमक, मिर्च बुरक कर तौलिए पर सजाते हुए पुनः लेखक से खाने को कहा, किंतु वे एक बार मना कर चुके थे। इसलिए आत्मसम्मान बनाए रखने के लिए दूसरी बार पेट खराब होने का बहाना बनाया। लेखक ने मन ही मन सोचा कि मियाँ रईस वजते हैं, यानी कि लगते हैं। यहाँ पर क्या है, लेखक ने मन ही मन सोचा कि मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़र से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। नवाब साहब खीरे की एक फांक को उठाकर होठों तक ले गए, उसको सूंघा। खीरे की स्वाद का आनंद में उनकी पलकें मूंद गई। मुंह में आए पानी का घूंट गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। इसी प्रकार एक एक करके फांक को उठाकर सूंघते और फेंकते गए। सारे फांकों को फेंकने के बाद उन्होंने तौलिए से हाथ और होठों को पोंछा, फिर गर्व से लेखक की ओर देखा और इस नायाब इस्तेमाल में थक कर लेट गए। लेखक ने सोचा कि खीरा इस्तेमाल करने से क्या पेट भर सकता है? तभी नवाब साहब ने डकार ले ली और बोले, खीरा होता है लजीज पर पेट पर बोझ डाल देता है। यह सुनकर लेखक ने सोचा कि जब खीरे की गंध से पेट भर जाने की डकार आ जाती है तो बिना विचार, घटना और पात्रों के इच्छा मात्र से नई कहानी बन सकती है। ये था यहाँ पर इस कहानी का सारांश। आइए देख लेते हैं अब इस पाठ के संबंधित प्रश्नों के उत्तर। तो यहाँ पर पहला प्रश्न आपके लिए, लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हैं? तो आप क्या उत्तर लिखेंगे? उत्तर होगा, लेखक के अचानक ट्रेन के डब्बे में कूद पड़ने से नवाब साहब की आंखों तथा मुख पर उनके एकांत चिंतन में खलल पड़ जाने के चिन्ह और असंतोष दिखाई दिया। ट्रेन में लेखक के साथ बातचीत करने के लिए नवाब साहब ने कोई उत्सुकता प्रकट नहीं की और न ही उनकी तरफ देखा। इससे लेखक को स्वयं के प्रति नवाब साहब की उदासीनता का आभास हुआ। इसके बाद दूसरा प्रश्न आपके लिए, नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका, अंततः सूंघकर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है? तो आपका उत्तर होगा, नवाब साहब द्वारा दिए गए खीरा खाने के प्रस्ताव को लेखक ने अस्वीकृत कर दिया। खीरा खाने की इच्छा तथा सामने वाले यात्री के सामने अपनी झूठ साख बनाए रखने की उलझन में नवाब साहब ने खीरा खाने की सोची, परंतु उसे तुच्छ दिखाने के इरादे से नवाब साहब ने खीरा सूंघकर बाहर फेंक दिया। नवाब के इस कार्य से ऐसा प्रतीत होता है कि वे दिखावे की ज़िंदगी जीते हैं
और अपनी रईसी सिद्ध करने के लिए वे कुछ भी कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, बिना विचार, घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं? तो यहाँ पर आपका उत्तर होगा, हम लेखक यशपाल के विचारों से पूरी तरह सहमत हैं। किसी भी कहानी की रचना उसके आवश्यक तत्वों यानी कि कथा वस्तु, घटना, पात्र आदि के बिना संभव नहीं होती। घटना तथा कथा वस्तु कहानी को आगे बढ़ाते हैं। पात्रों द्वारा संवाद कहे जाते हैं। कहानी में कोई न कोई विचार, बात या उद्देश्य भी अवश्य होना चाहिए। ये कहानी के आवश्यक तत्व हैं। इसके बाद चौथा प्रश्न आपके लिए, आप इस निबंध को और क्या नाम देना चाहेंगे? तो उत्तर होगा, इस कहानी का नाम झूठा दिखावा, नवाबी शान या आडंबर भी रखा जा सकता है, क्योंकि नवाब साहब ने अपनी झूठी शान शौकत को कायम रखने के लिए अपनी छोटी सी इच्छा को ही दबा दिया। साथ ही यह उनके नवाबी स्वभाव, सामंती वर्ग की बनावटी जीवन शैली व झूठे प्रदर्शन के भाव को भी दर्शाता है। इसके बाद बच्चों बात करते हैं यहाँ पर रचना और अभिव्यक्ति की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 5.1 जो आपका क्वेश्चन नंबर है, नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी करने का एक चित्र प्रस्तुत किया गया है। इस पूरी प्रक्रिया को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। तो आप किस प्रकार से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं? आपका उत्तर होगा, सेकंड क्लास के एकांत डिब्बे में बैठे नवाब साहब ने खीरा खाने की इच्छा से 2 ताज़े खीरे एक तौलिए पर रखे। सबसे पहले उन्होंने खीरे को खिड़की से बाहर निकालकर लोटे के पानी से धोया और तौलिए से साफ कर पानी सुखा लिया। फिर जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला। फिर खीरों को बहुत सावधानी से छीलकर फांकों पर बहुत कायदे से जीरा, नमक, मिर्च की सुर्खी बुरक दी। इसके बाद एक एक करके उन फांकों को उठाया, उन्हें सूंघकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। इसके बाद पांचवा प्रश्न आपके लिए 5 पॉइंट जो यहाँ पर जो है 5.2 का जो क्वेश्चन आपके लिए, किन किन चीज़ों का रसास्वादन करने के लिए आप किस प्रकार की तैयारी करते हैं? तो आपका उत्तर होगा, हम खीर का रसास्वादन करने के लिए उसे अच्छी तरह से एक कटोरी में परोसते हैं। उसके ऊपर काजू, किशमिश, बादाम, पिस्ता डालकर अच्छी तरह से उसे सजाते हैं और फिर उसका स्वाद लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 6वां क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 6। खीरे के संबंध में नवाब साहब के व्यवहार को उनकी सनक कहा जा सकता है। आपने नवाबों की और भी सनकों और शौकों के बारे में पढ़ा सुना होगा, किसी एक के बारे में लिखिए। तो आप क्या लिख सकते हैं? पाठ में प्रस्तुत खीरे के प्रसंग द्वारा नवाब के सफ़ेदपोश जीवन का पर्दाफाश किया गया है। इससे उनके सनकी व्यक्तित्व का ज्ञान होता है। ऐसे ही एक सनक यह भी हो सकती है, जैसे कि नवाब अपनी शान और शौकत के लिए पैसे लुटाने से बाज नहीं आते हैं, फिर चाहे उनके घर में पैसों की तंगी ही क्यों न हो, पर बाहर से खूब पैसे लुटाते हैं। इसके बाद 7वां प्रश्न आपके लिए, क्या सनक का कोई सकारात्मक रूप हो सकता है? यदि हाँ तो ऐसी सनकों का उल्लेख कीजिए। आप उत्तर लिखेंगे, सनक के 2 रूप होते हैं, एक सकारात्मक, दूसरा नकारात्मक। जहाँ एक और नकारात्मक सनक किसी व्यक्ति को समाज में हंसी मजाक का पात्र बना देता है, वहीं सनक का सकारात्मक पक्ष उसे रातों रात प्रसिद्ध कर देता है। जैसे मदर टेरेसा को सनक थी गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करने की। महात्मा गांधी को सत्य और अहिंसा के बल पर देश को आज़ादी दिलाने की सनक सवार थी। महात्मा बुद्ध की सत्य को खोज करने की सनक थी, उन्हें गौतम बुद्ध का दर्जा दिला दिया। इसके बाद आइए बात करते हैं भाषा अध्ययन की। तो 8वां प्रश्न आपके लिए, इसमें निम्नलिखित वाक्यों में से क्रियापद छांटकर क्रियाभेद भी लिखिए। आप देखिए यहाँ पर पहला नंबर है, एक सफ़ेदपोश सज्जन बहुत सुविधा से पालती मारकर बैठे थे। तो यहाँ पर क्या होगा? क्रियापद शब्द कौन सा होगा? बैठे थे, और जो कि अकर्मक क्रियापद शब्द है। दूसरा होगा, नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। तो यहाँ पर जो है क्रियापद क्या है? क्रिया क्या है? दिखाना, यानी कि दिखाया, जो कि एक सकर्मक शब्द है। क्रियापद क्रिया कौन सी है? सकर्मक क्रिया। इसके बाद थाली बैठे कल्पना करते रहने की बात की पुरानी आदत है। तो यहाँ पर कल्पना करना क्या है? एक अकर्मक क्रियापद शब्द है। और इसके बाद अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान दें, उत्तर होगा यहाँ
यहाँ पर जो है खरीदना जो है एक क्रियापद शब्द है, तो यहाँ पर होगा खरीदे होंगे, जो कि एक सकर्मक शब्द है। उसके बाद खीरों के सिरे काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला। तो यहाँ पर क्या है, काटना क्या है, एक क्रियापद शब्द है जो कि सकर्मक क्रिया का रूप है, और गोद कर झाग निकाला सकर्मक क्रियापद है। उसके बाद छठवां है, नवाब साहब ने सतृष्ण आँखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा। तो यहाँ पर जो है क्रियापद क्या है, देखना, यानी कि देखा, जो कि अकर्मक क्रिया का रूप है। और सातवां है, नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। तो यहाँ पर लेट जाना एक क्रिया है, और यहाँ पर ये होगा अकर्मक क्रिया का रूप। आठवां है, जेब से चाकू निकाला, और निकालना क्या है, क्रिया है, जो कि सकर्मक क्रिया है, चाकू को निकाला। तो यहाँ पर जो है ये एक सकर्मक क्रिया है। तो बच्चों, इसी प्रश्न के साथ यहाँ पर आपके पाठ से संबंधित यहाँ पर प्रश्न जो है पूरे समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आपको इस पाठ के प्रश्नोत्तर जो हमने आपको बताए अच्छे से समझ आए होंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। आपका दिन शुभ हो।